Welcome everyone, myself Mukesh Vyas. In this video we are going to discuss about reflection from a conducting plane, चालक तल से परावर्तन। यह बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड में थर्ड यूनिट से लिया गया है। Now reflection from a conducting plane. Let us consider the reflection and refraction at the interface separating a conducting and a non-conducting medium. अब हम दो मीडियम लेते हैं। जो फर्स्ट मीडियम है वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है जिसमें इंसिडेंट वेव होगी, आपतित तरंग होगी, और जो सेकंड मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम है यानी चालक माध्यम है। पहला अचालक माध्यम, दूसरा चालक माध्यम। दोनों के बीच जो अंतरापृष्ठ है उस पर हम नॉन कंडक्टिंग मीडियम से एक वेव इंसिडेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग को आपतित करते हैं। लेट द नॉन कंडक्टिंग मीडियम 1 बी कैरेक्टराइज्ड बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन 1, परमिबिलिटी म्यू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। जो फर्स्ट मीडियम है नॉन कंडक्टिंग मीडियम, उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1 है, चुंबकीय पारगम्यता म्यू 1 है और उसका अपवर्तनांक n1 है। While the conducting medium 2 by permittivity epsilon 2, permeability mu 2, refractive index n2 and conductivity sigma 2। और सेकेंड मीडियम के लिए एप्सिलॉन 2, म्यू 2, n2 और चालकता सिग्मा 2 है। Let a plane electromagnetic wave be incident on the interface from medium 1 in medium 2। अब क्या करते हैं, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम 1 से माध्यम 2 पर आपतित करते हैं, तो वो दोनों के बीच जो अंतरापृष्ठ है वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ रिफ्रैक्ट होगी। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, कितना रिफ्लेक्शन होगा, कितना रिफ्रैक्शन होगा। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा पार्ट रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन बहुत कम होता है कंडक्टिंग मीडियम से। अब इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इंसिडेंट वेव होगी और रिफ्लेक्टेड वेव होगी, और कंडक्टिंग मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव होगी, ट्रांसमिटेड वेव। फॉर इंसिडेंट वेव ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और H1 और E1 के बीच ये रिलेशन होते ही है, पहले हम देख चुके हैं। इसी तरह फॉर रिफ्लेक्टेड वेव E1 डैश इजिकल टू ये हो जाएगा और H1 डैश ये हो जाएगा। इन कंडक्टिंग मीडियम में रिफ्रैक्टेड वेव होगी, E2 इजिकल टू ये हो जाएगा, H2 इजिकल टू ये हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले रहे हैं, ओमेगा 1 डैश ले रहे हैं और ओमेगा 2 ले रहे हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि तीनों का मान समान होता है तो इनको हम समान लेंगे। K1 फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट वेव के लिए है प्रोपेगेशन वेक्टर, K1 डैश रिफ्लेक्टेड वेव के लिए है, K2 रिफ्लेक्टेड वेव के लिए है। वेयर K2 इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2। पहले हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि K2 जो होता है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, सम्मिश्र राशि, तो अल्फा 2 प्लस आयोटा बीटा 2 होता है, जहाँ अल्फा 2 ये होता है और बीटा 2 ये होता है। इनके मान हम ज्ञात कर चुके हैं। फॉर गुड कंडक्टर्स, चालक बहुत अच्छा है तो सिग्मा 2 अपॉन ओमेगा 2 एप्सिलॉन 2 वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इससे अल्फा 2 और बीटा 2 के मान ये प्राप्त हो जाते हैं। द इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। अभी हमने कहा ही था कि इनका फ्रीक्वेंसी समान होती है तो इनको ओमेगा ले लेंगे। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, डेट इज थीटा आर डैश इज इक्वल टू थीटा आई। साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर होता है K2 अपॉन K1, इससे डिवाइड कर दो, इसको एडजस्ट करो तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर यहाँ पर भी होगा N2 अपॉन N1 के बराबर। N2 सेकेंड मीडियम जो कि कंडक्टिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N1 जो है वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N1 हो जाएगा C अपॉन V1, यानी उस वेव का
वैक्यूम में वेग वेलोसिटी और उस मीडियम में वेलोसिटी, तो C और V1 की वैल्यू रख दें तो ये मान आ जाएगा K1m K1e अंडर रूट। और N2 में K2 आ रहा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो हम इसको 1/√μ0ε0 को तो C लिख दिया और K2 वैसा का वैसा और ओमेगा वैसा का वैसा। इसमें भी अपन C/V2 करेंगे तो V2 की जगह हम लिखेंगे ω/K2, तो K2 ऊपर आ जाएगा, इसको K2 में ही रहने देंगे। सिंस K2 इज कॉम्प्लेक्स देयरफॉर N2 मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, K2 कॉम्प्लेक्स है तो N2 भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। एंड मे बी एक्सप्रेस्ड एज N2 इजिकल टू, यहाँ से N2 इजिकल टू C/ω/K2, K2 का मान लिख देंगे α2 + iβ2। सिंस N1 इज रियल इट इज कस्टमरी टू राइट, N1 रियल है तो हम ये लिख सकते हैं N2/N1 को N1 + iωk, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में, वेयर k इज नोन एज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। एक कोफिशिएंट है, एक गुणांक है। यहाँ K1 K2 जो आ रहे हैं वो अलग है और ये K अलग है। फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6 इट इज ऑब्वियस डेट समीकरण 5 और 6 से n इजिकल टू, दोनों की तुलना कर लेंगे, इसमें N1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा। और फॉर गुड कंडक्टर्स की बात करें तो ये होता है α2 और β2 बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में K का मान 1 के बराबर हो जाएगा। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ sin θi/sin θr इजिकल टू N2/N1, तो sin θr हो जाएगा sin θi/1N2, cos θr हो जाएगा √1 - sin² और sin θr का मान रख देंगे। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए कंडक्टिंग मीडियम इज वेरी लार्ज, यानी N2 का मान N1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, एज कम्पेयर टू डेट ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम, डेट इज 1N2 इक्वल टू N2/N1 इज वेरी लार्ज, यानी N2/N1 का मान बहुत ज़्यादा होगा। इसका मान बहुत ज़्यादा होगा तो ये राशि बहुत कम हो जाएगी 1 की तुलना में, तो cos θr लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट cos θr ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 और θr इक्वल टू 0। Thus, in a good conducting medium, the refracted ray propagates along the normal, यानी θr का मान 0 है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है या वेव है वो जो अंतःपृष्ठ है उसके अभिलंब के अनुदिश संचरित होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे कुछ भी हो, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो अपवर्तित तरंग है या किरण है, वो अंतःपृष्ठ के अभिलंब के अनुदिश संचरित होती है। द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव में बी एक्सप्रेस्ड एज E2 इजिकल टू, K2 की जगह ये लिख देंगे α2 + iβ2, N2 बीइंग यूनिट वेक्टर अलोंग K2। यहाँ आता है K2, तो K2 की जगह हमने उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा है। अब इसमें बिना आयोटा वाली टर्म को अलग ले लेंगे और आयोटा वाली को अलग ले लेंगे। दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द फील्ड वेक्टर्स इन रिफ्रैक्टेड वेव डीके एक्सपोनेंशियली, यानी जो फील्ड वेक्टर है ये इसका एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा इसका मान एक्सपोनेंशियली डीके होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। दैट इज द रिफ्रैक्टेड वेव इज हाईली डैम्प्ड वेव, यानी उच्च रूप से अवमंदित तरंग होती है जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है। द स्किन डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ इज गिवन बाय, त्वचा गहराई या वेदन गहराई होती है डेल्टा इज इक्वल टू 1/β2, β2 का मान रख दिया। और गुड कंडक्टर के लिए ये ग्रेटर देन 1 होता है तो डेल्टा का मान ये हो जाता है। ऑब्वियसली द स्किन डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। नाउ लेट अस फाइंड द फ्रेस्नेल इक्वेशंस इन द टू यूजुअल केसेस। पहले हम कर चुके हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम में व्हेन ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा केस लिया था व्हेन ई वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो पहला केस लेंगे व्हेन ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। द कंटिन्यूटी ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज ई एंड एच एट द इंटरफेस रिक्वायर्ड प्लेट्स। बाउंड्री कंडीशंस हमने निकाली थी, सीमांत प्रतिबंध निकाले थे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो
स्पर्शरेखी घटक होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो कंटिन्यूस होता है, यानी जितना इधर फर्स्ट मीडियम में होगा उतना ही सेकंड मीडियम में होगा। तो फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट वेव के लिए E01 होता है, रिफ्लेक्टेड वेव के लिए E01 डैश होता है, तो दोनों का सम इस E02 के बराबर होगा। इसी तरह जो H कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल नहीं है, तो टेंजेंशियल लेना पड़ेगा। तो H01 cos थीटा आई, H01 डैश cos थीटा आई और H02 cos थीटा आई, तो तीनों को हम इस प्रकार लिखेंगे। H1 और E1 में रिलेशन होता है, K1 की जगह K1N1 लिख देंगे, फिर इसका मान रख देंगे K1 अपॉन ओमेगा का अंडर रूट μ1 एप्सिलॉन 1 यानी 1 अपॉन V1 होता है। तो फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो H01 इजिकल टू ये हो जाएगा। इसी तरह H01 डैश ये हो जाएगा और H02 को तो K2 में रखना पड़ेगा क्योंकि K2 कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, तो K2 के रूप में हो जाएगा। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। Substituting the values of H01, H01 dash and H02 in equation 13, इसके अंदर रख देंगे मान, ये आ जाएगा। अब 12 और 17 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार E02 को एलिमिनेट करेंगे और एक बार E01 डैश को करेंगे। तो E02 को एलिमिनेट किया तो ये आया, E01 डैश को किया तो ये आया। दीज आर दी जनरल फ्रेजनल्स इक्वेशन, ये फ्रेजनल की समीकरण है। Now let us consider that conducting medium is a good conductor for which this is greater than 1, so that cos theta r equal to 1. Then equations 18 and 19 take the form, यानी cos theta r को 1 कर दो, यानी जो कंडक्टिंग मीडियम हमने लिया है वो गुड कंडक्टिंग मीडियम है, अच्छा चालक है, तो ये आ जाएगा। अब K2 इजिकल टू ये होता है और N1 ये होता ही है, तो इन दोनों से हम ये निकालेंगे, इसका मान इसके बराबर हो जाता है, तो इसकी जगह ये यहाँ रख देंगे दोनों जगह, ये दोनों इक्वेशन ये आ जाएगी। अज्यूमिंग डेट द मीडिया आर नॉन मैग्नेटिक, अब हम एक और बात मानते हैं कि दोनों ही जो मीडियम है, माध्यम है, वो अचुंबकीय है, तो μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये कैंसिल हो जाएंगे इसके अंदर, और N2 अपॉन N1 की जगह N1 प्लस आयोटा के भी लिख देंगे साथ में, रियल क्वांटिटी एक तरफ, इमेजनरी एक तरफ, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे A e की पावर आयोटा डेल्टा 1 और इसको लिख लेंगे B e की पावर आयोटा डेल्टा 2। तो A इजिकल टू ये हो जाएगा और एंगल ये हो जाएगा, इसी तरह B इजिकल टू ये हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा। तो इनके मानों से 24 और 25 की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार आ जाएगी, ए और बी के मान रख देंगे, ई की पावर डेल्टा 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशंस 28 एंड 29 आर फाइनल इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड्स रिलेटिव टू इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, यानी आपतित आयाम के सापेक्ष परावर्तित तथा पारगमित आयामों को दर्शाने वाली समीकरणें हैं। From these equations it is clear that both reflected and transmitted waves exist, दोनों ही तरंगें विद्यमान होती है, परावर्तित तरंग भी विद्यमान होती है और पारगमित तरंग भी विद्यमान होती है, and they are not in phase with the incident wave, यानी आपतित तरंग से वो कला में नहीं होती उसमें, क्योंकि आयोटा वाली टर्म आ रही है, इसका मतलब उनमें कलांतर होता है। Further, the larger value of n implies that the amplitude of transmitted wave is very small, n का मान बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ट्रांसमिटेड वेव है इसका नीचे का मान बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ट्रांसमिटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम होगा। वाइल डेट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज नियरली इक्वल टू डेट ऑफ इंसिडेंट वेव, क्योंकि एन का मान बहुत ज़्यादा है तो दोनों का मान लगभग बराबर मान सकते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उनका एम्पलीट्यूड लगभग इंसिडेंट वेव के बराबर होगा, थोड़ा कम होता है लेकिन लगभग बराबर होगा। तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे, परावर्तन गुणांक आर परपेंडिकुलर, ये पहले हम निकाल चुके हैं, पॉइंटिंग वेक्टर रिफ्लेक्टेड वेव का और इंसिडेंट वेव का, तो ये फॉर्मूला होता है, पहले हम सब कर चुके हैं ये, तो कैंसिल होगा, थीटा आर डैश थीटा आई बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E01 डैश परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड स्क्वायर E01 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, फिर इसको अलग अलग कर लेंगे, इसका मतलब एक स्टार वाली क्वांटिटी होती है, एक बिना स्टार वाली,
तो एक बिना स्टार वाली और स्टार यानी आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, ये इनसे अंडर रूट हट जाएगा, तो ये मान आ जाएगा। Now, case 2, when E vector is parallel to the plane of incidence, the continuity of tangential component of electric and magnetic field intensities E and H at the interface required at वो का वो केस लेते हैं, यानी E और H कंटिन्यूस, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूस होता है, स्पर्श एक ही घटक अनवरत होता है। अब H टेंजेंशियल है यहाँ पर, तो H के लिए ये आ जाएगा, E टेंजेंशियल नहीं है तो उसको टेंजेंशियल बनाना पड़ेगा, तो उसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अब यहाँ H के मान रख देंगे, पहले रखे थे जैसे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, पहले E02 एलिमिनेट करेंगे, फिर E01 डैश करेंगे, तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। गुड कंडक्टर के लिए cos थीटा R1 होगा, और इसका यूज़ करेंगे, हमने पहले भी किया था, दोनों रख देंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस आ जाएगी। फिर मानेंगे कि μ1 μ2 μ0 के बराबर है, और n2/n1 ये होता है, दोनों रख देंगे, तो ये दोनों इक्वेशंस आ जाएगी। फिर यहाँ वापस हम इसको a डैश डेल्टा 1 डैश के रूप में और एक b डैश डेल्टा 2 डैश के रूप में मानेंगे। तो इसको a डैश e की पावर आयोटा डेल्टा 1 डैश ले लिया, इसको b डैश e की पावर आयोटा डेल्टा 2 डैश, इससे a डैश का मान ये हो जाएगा, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, इन दोनों टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इसी तरह b डैश का मान आ जाएगा, और डेल्टा 1 डैश ये हो जाएगा, डेल्टा 2 डैश ये हो जाएगा। ये मान इसमें रखेंगे इक्वेशंस में जो हमने निकाली थी, तो ये आ जाएगी। दिस इक्वेशंस इंडिकेट अगेन दैट बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव एग्जिस्ट, यानी इनसे पता चल रहा है रिफ्लेक्टेड वेव भी एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान है, और ट्रांसमिटेड वेव भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड दे आर नॉट इन फेज विद द इंसिडेंट वेव, और वो आपतित तरंग से कला में नहीं है। फर्दर द लार्जर वैल्यू ऑफ n, अब साथ ही n का ज़्यादा मान क्या स्पष्ट करता है, डेट एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इज़ वेरी स्मॉल, n का मान बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड बहुत कम है। वाइल डेट ऑफ ए रिफ्लेक्टेड वेव इज नियरली इक्वल टू डेट ऑफ इंसिडेंट वेव, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव के बराबर है, क्योंकि n बहुत ज़्यादा है, तो दोनों लगभग बराबर हो जाएगी टर्म। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे हम, जिससे निकाला था नॉर्मल इंसिडेंस। अब दोनों का मान हम निकाल चुके हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, अब हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं, विलंबीय आपतन की बात करते हैं, यानी थीटा आई 0 लेते हैं, तो कोस थीटा आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो कोस थीटा आई दोनों में आ रहा है उसकी जगह 1 कर देंगे, तो दोनों से समान मान प्राप्त होंगे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के। तो R इजिकल टू आर परपेंडिकुलर R पैरेलल, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख देंगे। फॉर एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर्स, बहुत ही अच्छे चालक के लिए k टेंस टू 1 होगा, पहले देख चुके हैं, एंड n टेंस टू, ये टेंस टू अल्फा 2 का मान ये हो जाएगा, अल्फा 2 बीटा 2 बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा 2 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, μ1 μ2 μ0 के बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा 2 2 ओमेगा एप्सिलॉन 1, तो n का मान हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा 2 2 ओमेगा एप्सिलॉन 1, जो एक की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी जो पहले की जो इक्वेशन है उसमें n बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2/n, n का मान रख देंगे ऊपर से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छे चालक के लिए जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान होगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, अभिलंबी आपतन के लिए, वो ये होगा। दिस इक्वेशन शोज दैट एट लो फ्रीक्वेंसीज, निम्न आवृत्तियों पर, फॉर सब्सटेंस एट हाई कंडक्टिविटी, यानी उच्च चालकता का जो पदार्थ होता है, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R इज क्लोज टू यूनिटी, यानी जो परावर्तन गुणांक का मान होता है वो 1 के निकट होता है, इकाई के निकट होता है, यानी ओमेगा का मान कम है और सिग्मा 2 का मान ज़्यादा है, इसका मान बहुत कम हो जाएगा 1 की तुलना में, तो 1 की तुलना में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो R का मान लगभग 1 के बराबर होता है। एंड देयरफॉर ऑल द एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड, सारी ऊर्जा क्या होती है, परावर्तित होती है। दिस एक्सप्लेन्स, ये क्या स्पष्ट करता है, वाई मेटल्स आर ओपेक टू लाइट, यानी जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती है, वो प्रकाश के लिए अवरोध के रूप में क्यों होती है, अपारदर्शी क्यों होती है। द लिटिल एनर्जी डेट फ्लोज इनटू द मेटल इज रैपिडली डिसिपेटेड बाय द हीट लॉस एसोसिएट विद द इंड्यूस्ड करंट, जो थोड़ी बहुत ऊर्जा जो है जो मेटल के अंदर प्रवाहित होती है, यानी ट्रांसमिट होती है, रिफ्लेक्ट होती है,
तो वो प्रेरित धाराओं के साथ जो संबद्ध हीट होती है उसमें उसका तेजी से व्यय हो जाता है और वो नष्ट हो जाती है, यानी लगभग जो वेव है वो उसके सरफेस पर ही बनी रहती है। थैंक यू।